11 नवंबर 2022 द हिंदू के करंट अफेयर। सबसे पहले हाईलाइट है कि तमिलनाडु ब्लास्ट एक्यूज प्लान्ड सुसाइड अटैक्स सेज एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो प्रीलिम्स के लिहाज से तमिलनाडु कहाँ पे है, कौन सी स्टेट है, उसके अंदर जोग्राफिकली कौन कौन से पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, ठीक है, कावेरी रिवर जाती कौन जाती है, जो बेसिकली न्यूज़ में रहती हैं, बॉर्डर रहती है, ठीक है, कौन सा हाई कोर्ट है। एनआईए के बारे में जानना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है, बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है कि नहीं है, ठीक है। मेंस के लिहाज से ये सिर्फ ये वन लाइनर याद रखना जरूरी है अभी फ़िलहाल के लिए। इन प्रीलिम्स के लिहाज से इनके बारे में जान लें। सेकंड हाईलाइट है कि एटलीस्ट 10 पीपल, most of whom are reportedly Indians, died early Thursday in one of the worst fire witnessed in Malé, the Maldivian capital, and one of the most densely populated cities in the region. The fire broke out in a building housing migrant workers. ठीक है, तो मालदीव्स कहाँ पे हैं जोग्राफिकली, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ साउथ में कहाँ पे लाई करती है जोग्राफिकली, इंडिया के कहाँ से रिलेटिवली लाई करती है, सबसे जो क्लोज इंडिया की लैंड है कौन सी है, लक्षद्वीप है कि कोई केरला है, ठीक है, पैसेजेस वहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी सी में आती है, अरेबियन सी में आती है, वो तो पता ही है, ठीक है, तो ये जान लें। बाकी नेक्स्ट आता है 7th पेज पे फर्स्ट हाईलाइट है। तो बोला कि जो दिल्ली है, दिल्ली हैज़ बीन अ होम टू तिब्बतियंस इन एक्साइल फ्रॉम द 1950s, बट इट वाज ओनली अ ईयर अगो दैट गोरशे became a part of the wide Wednesday routine after the regional Tibetan Youth Congress that meets annually at Dharamshala decided to promote traditional Tibetan culture to strengthen the community living in different refugee settlements across the world। ठीक है, तो गोर का मतलब क्या होता है सर्कल, और शे का मतलब क्या होता है डांस, ठीक है, तो जिस डांस को करते हुए गो सर्कल की तरफ घूमे हम, ठीक है, तो उसे गोर शे बोलते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो गोर से डांस है वो तिब्बती मैच द फॉलोइंग में आ सकता है प्रीलिम्स में कि तिब्बतियंस का डांस है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, 8th पेज पे फर्स्ट हाईलाइट है कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द हॉट टेस्ट ऑफ द CE-20 cryogenic engine which has been indigenously developed for launch vehicle Mark 3 LVM-3, previously called as the GSLV Mk3, subjected to a successful hot test at an operated thrust level of 21.8 tons for the first time on Wednesday. This will enhance the LVM-3 payload capability up to 450 kg with additional propellant loading. The LVM-3, that is Launch Vehicle Mark 3, is the heaviest launch vehicle of the ISRO। 10वें पेज में लिखा है कि ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वॉर के बारे में एक आर्टिकल आया है, ठीक है, कि इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें जो रिलेवेंट है वही हाईलाइट पढ़ने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हाईलाइट में कि द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट इज सीन टू हैव कम एट द कॉस्ट ऑफ द सेकंड, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बोला गया है। इट बिगेन विद द बिट्रेयल ऑफ द नेशनलिस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रेट ऑटोनॉमी फॉर इंडिया इन द रिटर्न फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर। दिस वॉज कंपाउंडेड बाय द बिटरनेस ऑफ वायसराय लॉर्ड लिथिगो declaring war on Germany on India's behalf in 1939 without consulting Indian leaders, and further roiled by the pitting of Indian against Indian when Netaji Subhash Chandra Bose Indian National Army sided with the Axis powers in the hope that this might bring freedom। ठीक है, तो 10th क्लास की NCERT का जो हिस्ट्री का या SST की बुक है उसमें एक फ्रीडम स्ट्रगल वाला चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लॉर्ड लेनिथिगो थे उन्होंने डिक्लेयर करी, गांधी जी जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव बन के, वहाँ फ़ोटो भी है, तो वो देख लें। सेकंड हाईलाइट है कि मतलब जो भी गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, उसके टीवी केबल चैनल्स को लेकर के उससे रिलेटेड है कि ट्वीकिंग गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन चैनल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, द यूनियन कैबिनेट हैज़ लेड डाउन some norms on content as well. In the time of polarizing opinions, heated debates, and narrowing targeting of ideas on television, it said, wherever applicable,
The channels would have to broadcast content on themes of national importance and socially relevant issues for at least 30 minutes every day. The guidelines for uplinking and downlinking of satellite television channels in India 2022 point out that as airwaves and frequencies are public property and need to be used in the best interest of society, a company with permission to operate in India, barring foreign channels, will have to air content in the service of the public. The themes that have been picked out include education and spread of literacy, agriculture and rural development, health and family welfare, science and technology, welfare of women and weaker sections of society, protection of environment and of cultural heritage, and national integration. These are subjects on which a lot more awareness is necessary. ठीक है, तो मेन बेसिकली जो है वो जो 30 मिनट का जो बोला हुआ है ब्रॉडकास्ट जो है, देखो पब्लिक प्रॉपर्टी बोला भाई उन कैबिनेट ने जो है, तो ये जो है सीधा सीधा प्रीलिम्स में उठाया जा सकता है कि क्या हम जो पब्लिक प्रॉपर्टी इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी एज ए लार्ज और पूरी इंडिया को, पूरी कंट्री को जो है इम्पैक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है 12th पेज। 12th पेज पे सेकंड हाईलाइट है कि वेयर इज, फर्स्ट हाईलाइट है कि रशियाज विड्रॉल फ्रॉम द खेरसन। ठीक है, तो खेरसन, वाई इज खेरसन एन इंपॉर्टेंट लोकेशन जोग्राफिकली एंड हाउ डिड रशिया टेक कंट्रोल ओवर इट, व्हाट आर द रीजन्स फॉर रशियाज रिट्रीट फ्रॉम द रीजन, इज द विड्रॉवल अ टैक्टिकल और a strategic move by Moscow? Where is Kherson and why is it important? Geographically, Kherson is a strategic location for Russia and Ukraine, situated in the northwest of the Dnipro River. The province shares borders with Donetsk, Crimea, and Black Sea. With Moscow capturing Crimea in 2014, the occupation of Kherson in March 2022 has benefited Russia in transferring its military from Crimea to counter Ukraine. It provides access to Odisha and Black Sea ports in the west and serves as the main route to secure southern Ukraine. For Ukraine, regaining Kherson is significant to protect its population in Kalanchak and Chaplinka districts and also to recapture Crimea. Kherson is also an important region for its agricultural produce with irrigation channels. बाकी जो ये वाइज क्यों विड्रॉ करा, ठीक है, वो जो स्ट्रेटेजिकली वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो आप, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हो सकता है कि कोई ऑप्शनल में किसी को, मतलब स्ट्रेटेजी के ऑप्शनल में किसी को कोई टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, नहीं तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जीएस के हिसाब से, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही पढ़ना है बस। पेज नंबर 14 में है, ठीक है। तो फर्स्ट हाईलाइट है कि इंडिया अप्रिशिएट्स द रोल ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट द एक्टिविस्ट्स ऑफ दीज ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द लॉ ऑफ द लैंड। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सैड एट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनेवा ऑन थर्सडे, द सेशन वाज लाइव स्ट्रीम्ड। ठीक है, तो हमें एचआरसी के बारे में जान लेना है, ठीक है, न्यूज़ में है तो एचआरसी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, इनके बारे में जान लेना, सॉलिसिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, इनकी एज क्या है, रिमूवल कैसे किया जाता है, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, लेकिन एचआरसी के बारे में तो भाई गूगल करना पड़ेगा। सेकंड हाईलाइट, डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर सब्सटेंटिव एनहांसमेंट इन क्लाइमेट फाइनेंस बियॉन्ड द फ्लोर कमिटमेंट ऑफ $100 billion a year to meet their ambitious goal, and rich countries need to lead the mobilization of resources. India has stressed at the ongoing UN Climate Summit COP27 at शर्म अल शेख इन इजिप्ट। ठीक है, तो COP27 कहाँ हो रहा है? इजिप्ट में हो रहा है, शर्म अल शेख में। ठीक है, तो इंडिया ने स्ट्रेस करा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए ना जो है, ठीक है, तो उसके थर्ड हाईलाइट में और क्लियर हो जाएगा कि एट द COP15, ठीक है, COP15 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, सॉरी कोपेनहेगन में हुआ था। एट COP15 हेल्ड इन कोपेनहेगन इन 2009, developed countries had committed to jointly mobilize $100 billion a year by 2020 to help developing countries tackle the effects of climate change. Rich countries, however, failed to deliver this financial developing countries, ठीक है, deliver this finance to developing countries including India, ठीक है, and are pushing rich countries to agree to a new global climate finance target, also known as the New Collective
क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस विच दे से शुड बी इन द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया क्या बोल रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज ने जो कम इमिशंस करा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको जो $100 बिलियन है COP15 में जो प्रॉमिस करा है वो भी कम पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्हें जो है और ज़्यादा देना चाहिए डेवलप्ड कंट्री को। इनफैक्ट बिलियंस की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रिलियंस की बात करनी चाहिए। इंडिया ने ये बात करी है COP27 शर्म अल शेख में, इजिप्ट में। अब नेक्स्ट पेज फोर्थ हाईलाइट है कि भाई इंडिया हैज़ सेड दैट द क्लाइमेट एक्शंस टू मीट द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC targets require financial, technological and capacity building support from developed countries. ठीक है, नेक्स्ट है citing the work of the intergovernmental panel on climate change. India said rich countries are the major contributors to the carbon stock in the atmosphere. This fact underlies them. This factor underlies the importance of the core principles of the UN's Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement: equity and common but differentiated responsibilities and effective capabilities. ठीक है, तो ये जो है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, ये प्रीलिम्स के लिहाज से और मेंस के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हाईलाइट है, सिक्स हाईलाइट की PM टू लीव फॉर बाली G20 समिट ऑन मंडे। ठीक है, तो जो बाली G20 समिट है 2022 का, वो कहाँ हो रहा है, बाली में। ठीक है, तो अब जब जाएंगे वहाँ पे सबमिट होगा, कुछ डिक्लेरेशन आएंगी, बोलेंगे, तब उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट 16 नंबर पेज पे कि इन द लेटर इशूड बाय द GCS जंगपंगी लाइसेंस ऑफिसर Uttarakhand Ayurvedic and Unani Services, the pharmacy has been, that is the Patanjali pharmacy, has been asked to stop production of Divya Madhugrit, Divya Eye Grit Gold, Divya Thyrogrit, Divya BP Grit and Divya Lipidome. According to Patanjali, these drugs were used to control diabetes, eye infection, thyroid abnormalities, BP and blood pressure and cholesterol. ठीक है, तो क्यों बोल रहा है कि शायद उनको कुछ स्टैंडर्ड नहीं लगा होगा या इम्प्योरिटीज़ लगी होंगी, इसलिए उन्होंने जो है उत्तराखंड की जो आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विसेज या कंट्रोलिंग की जो है, उन्हें इन 5 ड्रग्स को पतंजलि की बैंड करती है उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेट्स जो है, हेल्थ किसका सब्जेक्ट है। हेल्थ जो है वो 7th शेड्यूल के अंडर जो है स्टेट सब्जेक्ट, 3 लिस्टें होती हैं 7th शेड्यूल के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट के अंदर आता है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होंगी वो स्टेट बनाएगी। ठीक है, बात है थर्ड हाईलाइट है कि वाइस चांसलर शुड हैव अ मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड हिज और हर नेम शुड बी रिकमेंडेड बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए वाइस चांसलर इज टू बी made from the names recommended by the search cum selection committee. The Supreme Court held in a judgment on Thursday. A bench of justices M.R. Shah and M.M. Sundaresh refer to section 10 clause 3 of the University Act 2019. ठीक है, section 10 clause 3 of the Universities Act, section 10 clause 3, section 10 clause 3 of the Universities Act 2019, which provided that the committee should prepare a list of 3 persons of appointment as VC based on their qualification and eligibility. 70th पेज पे हाईलाइट है कि ईरान सेज दैट इट हैज़ डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जानना है कि ईरान ने क्लेम करा है, ठीक है, कि उसने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर ली है, लेकिन हमें यहाँ पे भी जानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है उसकी स्पीड कितनी होती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब भी साउंड की स्पीड 5 टाइम्स ज़्यादा होगी, 5 गुना ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब कि वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसी के लिहाज से हमें हाइपरसोनिक के साथ साथ अल्ट्रासोनिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसोनिक पता होना चाहिए, सुपरसोनिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में सर्च कर लें। और लास्ट आता है कि इंग्लैंड राइड्स रफ शॉट ओवर इंडियाज़ ड्रीम्स सेट फाइनल डेट विद पाकिस्तान। ठीक है, तो देखो भाई, इस न्यूज़ का तो कोई मतलब नहीं बनता है डालने का, पर ये तो मैंने, अब क्रिकेट से रिलेटेड फैनेटिक हैं, ठीक है, तो ये डालना बनेगी कि चलो, तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं यार एज अ फ़ैन कि क्यों हारे। देखिए, हर बंदा अपना व्यू पॉइंट देगा। मेरा तो ये मानना है कि
एक तो इन्होंने 32 मैच खेले प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इन्होंने क्या करा कि बंदे खिलाए, ट्राई आउट करा, उनको आगे फिर अपॉर्चुनिटी दी। अब फॉर एग्जांपल मोहम्मद शामी बहुत अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन उस बंदे को मैच ही नहीं खिलाया, और उसको इन दी एंड जब बुमराह इंजर्ड हो गया तो सिलेक्ट कर लिया। रैदर दैन जिस बंदे ने, इससे अच्छा अगर आप आवेश खान को खिला लेते जिसने 12-13 मैच खेले हैं, उमरान मलिक को खिला लेते, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन फर्स्ट ओवर में ही आपकी फर्स्ट बॉल देखी आपने, वो बंदा बचने के लिए जा रहा था, ठीक है, डिफेंसिव बॉलिंग डाल रहे थे बहुत ज़्यादा, जो है अटैक ये नहीं कि विकेटों पर डालने, डिफेंसिव बॉलिंग डाल रहे थे, ठीक है। फिर दूसरी बात रही के एल राहुल भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बट पहले मैच से लेके सेमीफाइनल तक उस बंदे के चेहरे में डर दिखा, जैसे कि बंदा बहुत ज़्यादा डर वाला हो या रिजर्व हो किस चीज़ को लेकर के। तो मतलब कि जो टीम का सिलेक्शन था दैट वाज मेरे ख्याल से एक एटीट्यूड होता है, वो भी देखना चाहिए खिलाड़ी का, ठीक है। तो अगर आप डर के खेलोगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये चीज़ें क्या सिखाती हैं, ठीक है। एंड में डिफेंसिव हमारा भुवनेश्वर कुमार का फर्स्ट ओवर डिफेंसिव हो गया, के एल राहुल डर के पहली बॉल पे चौका आया, तो उसके बाद उसको कैश इन करना चाहिए था, कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी टेंटेटिव पोक्स मार रहा है, एज दे रहा है अपने, तो उसका मतलब क्या, वो बंदा डर के खेल रहा है, ठीक है। तो हमें स्पोर्ट्स पर्सन से एटीट्यूड के बारे में सीखने को मिलता है, ठीक है। एथिक्स, CS4 एथिक्स मेंस का पेपर है, उसमें एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड के बारे में सीखने को मिलता है। भाई आउट तो आप हो गई, ठीक है, आउट तो आप हो गई, अब जब आपने आउट हो ही जाना है तो डर के क्यों खेलना, ठीक है। तो सबसे पहली बात है फियर ऑफ फेलियर अगर दिल में रहेगा, अगर आप किसी भी लाइफ में कुछ भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो यू विल ऑलवेज गेट डिफीटेड, एंड यू विल नॉट बी डिफीटेड बाय द फियर और अदर पीपल, यू विल बी डिफीटेड बाय योर ओन सिक्योरिटीज़, बाय योर ओन सेल्फ। इसलिए सबसे पहले बोलते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर ही है, या फिर ये कहावत भी दी जाती है कि जो 50% जो बैटल्स हैं वो दिमाग में ही हार के जीती जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकली आपका एटीट्यूड कैसा है, तो हमें जो है राइट एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एक गलती और करी, स्ट्रेटेजिकली गलती क्या करी कि अर्शदीप से सिर्फ 2 ओवर डलवाए। भाई अगर वो बंदे कुट रहे हैं आपको, आपके बॉलर्स को फेंटा लगा रहे हैं, तो आप उस बंदे के 4 ओवर डाल दो ना, क्या हो जाएगा, वो बंदा आपका विकेट टेकर डाल दो 4 ओवर, ठीक है। बट टेक्टिकली, और ये आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, ठीक है, हो गई गलती होगी, क्या कर सकते हैं। पर नेक्स्ट टाइम से मेरे हिसाब से अगर ये 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, अब नेक्स्ट ईयर वनडे में मेरे हिसाब से यार शिखर धवन और ये ओपनिंग करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। के एल राहुल का मुझे लगता नहीं, अगर वो ऐसे डर के खेलेगा, भाई सबसे पहले तो आपको डर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं जिन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक बंदे को पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ भाई, मुझे लगा ऐसा हो सकता ना हो, पर टेंटेटिव पोक्स देने का क्या मतलब है। चलो हर बंदे का अपना ओपिनियन है, आई होप वो बंदे खेल रहे हैं यार, उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इन दी एंड ये मैटर करता है कि आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो, ठीक है। तो जैसे आपका सेमीफाइनल फाइनल आएगा, जब आप प्रीलिम्स देने की उस पर जाओगे या मेंस देने की पेपर पे जाओगे, तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो जी, प्रिपरेशन के टाइम भी कैसे हैंडल करते हो एवरी डे, और जब एग्ज़ाम, क्योंकि आप देखो आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ 50% बनाती है आपकी सक्सेस को, जो है, ठीक है। 50% जो आपकी जो सिलेक्शन है वो आप उस 2 घंटे के एग्जामिनेशन में क्या करोगे वो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आप ऑन द डे कैसा परफॉर्म करते हो, कितना रिलैक्स रहते हो, वो मैटर करता है। इसलिए अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे 100%, 50% गेम अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए कि जब आप पेपर में देने बैठो तो आप रिलैक्स हों, ठीक है, कि आपको संतुष्टि हो कि हाँ भाई मैं पेपर से 1 दिन पहले नहीं पढ़ूंगा, रिलैक्स करूंगा, माइंड को थोड़ा खुला छोड़ूंगा, माड़े मोटी ऐसे नज़र मार ली, थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है, कोई चीज़ भूल रहे हो बार बार उसको ऐसे नज़र मार ली, बाकी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखो, ओपनर्स को, ठीक है, एलेक्स हेल्स को देखा, उसको देखा, उनका एटीट्यूड कैसा था, बटलर का, एलेक्स हेल्स का, आउट होने का डर था ही नहीं उनको था कि आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी आग नीचे और पड़े हैं। जब आपको एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि आप उनको
अपने बाकी प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट था कि यार अब मैं आउट हो जाऊंगा तो नीचे वाला बंदा संभाल लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या जो आपकी हेल्प कर रहा है, जैसे कि जिससे भी आप हेल्प ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तो ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट ट्रस्ट वन कैन नॉट एक्सेल। मतलब ट्रस्ट एक लेवल का ट्रस्ट, हाँ, लेकिन ट्रस्ट होना जरूरी, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं मैं बोलता। ब्लाइंड ट्रस्ट ब्लाइंड फेथ ना करो, ट्रस्ट करो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।